नमस्कार। भारत की संविधान के बारे में सोचते ही क्या ख्याल आता है? नियमों और कानूनों की एक मोटी सी किताब, है ना? पर यह सिर्फ उतना ही नहीं है। ये एक तरह का गाइड है, एक नैतिक कंपस जो देश को सही दिशा दिखाता है। और इस कंपस की जो सबसे जरूरी सुई है ना, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सिद्धांत हमारे देश की आत्मा को कैसे संवारते हैं। और देखिए, बात तब और भी सीरियस हो जाती है जब संविधान के आर्किटेक्ट डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर खुद इन्हें एक अनोखी विशेषता या अ नॉवल फीचर कहते हैं। सोचिए, जिस इंसान ने पूरा संविधान गढ़ा वो किसी चीज को अनोखा कह रहा है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ कुछ लाइनें नहीं हैं, ये वो सपने हैं, वो लक्ष्य हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने एक बेहतर भारत के लिए देखे थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये नीति निदेशक तत्व हैं क्या भला? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। ये सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट है कि भाई जब भी देश के लिए कोई कानून बनाओ, कोई पॉलिसी लाओ, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। और हाँ, ये आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। पर इन सबका आखिर मकसद क्या है, गोल क्या है? देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों का सपना सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी, मतलब सिर्फ वोट डालने का अधिकार देना नहीं था। असली सपना तो था एक लोक कल्याणकारी राज्य, यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाने का। एक ऐसा देश जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो, जहां हर किसी को सम्मान से जीने का मौका मिले। तो ये सिर्फ सरकार चलाने के रूल्स नहीं हैं, ये एक बेहतर समाज बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। अच्छा, अब आते हैं इन प्रिंसिपल्स के सबसे अनोखे और सच कहूं तो सबसे कंफ्यूजिंग पहलू पर। इनकी असलियत क्या है? क्या ये हमारे अधिकार हैं जिन्हें हम कोर्ट से मांग सकते हैं, या फिर ये सरकार के लिए बस कुछ अच्छी सलाहें हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और यहीं पे सारा खेल है। आर्टिकल 37 ये बहुत जरूरी है। ये कहता है कि ये सिद्धांत देश चलाने के लिए फंडामेंटल हैं, एकदम बुनियादी, और इन्हें लागू करना सरकार का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, अगर सरकार अपनी ये ड्यूटी पूरी नहीं करती तो हम और आप कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो फिर इनकी ताकत क्या है? इनकी ताकत कोर्ट में नहीं बल्कि जनता की राय में है, चुनाव के मैदान में है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए जरा ये कंपैरिजन देखिए। एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। अगर ये छिनते हैं तो हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं। ये सरकार को कुछ गलत करने से रोकते हैं, इसलिए इन्हें नेगेटिव कहा जाता है। दूसरी तरफ है ये निदेशक तत्व। ये सरकार को कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव हैं। तो जहां मौलिक अधिकार हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, वहीं निदेशक तत्व हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का रास्ता दिखाते हैं। एक व्यक्ति के लिए है तो दूसरा पूरे समाज के लिए। तो अब इन सभी प्रिंसिपल्स को, जो आर्टिकल 36 से 51 तक फैले हुए हैं, उन्हें समझने में आसानी हो, इसके लिए एक्सपर्ट्स ने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है। एक बात याद रखिएगा, ये बंटवारा संविधान में नहीं लिखा है, ये सिर्फ हमारी समझ के लिए है, ताकि हम इनकी आत्मा को पकड़ सकें। तो ये 3 कैटेगरीज हैं: सोशलिस्ट यानी समाजवादी, गांधीवादी और लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदारवादी बौद्धिक। नाम अलग अलग हैं पर मंजिल एक ही है, एक ऐसा भारत जो सबके लिए हो, बराबर हो और आगे बढ़ता रहे। चलिए एक एक करके फटाफट इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आते हैं समाजवादी सिद्धांत। इनका सीधा साधा मतलब है आर्थिक न्याय। मतलब देश के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, वो कुछ चंद लोगों की जेब में ना जाए, बल्कि सबका उस पर हक हो। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है आर्टिकल 39, जो कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी आदमी हो या औरत, काम बराबर तो पैसा भी बराबर। फिर आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये गांधी जी के सपनों पर आधारित हैं। उनका सपना था ग्राम स्वराज्य का, और इसी सपने को पूरा करता है आर्टिकल 40, जो कहता है कि गांवों में पंचायतें बनाओ और उन्हें ताकत दो। मतलब पावर सिर्फ दिल्ली या राजधानियों में न रहे, बल्कि देश के हर गांव तक पहुंचे। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना भी इसी का हिस्सा है। और तीसरी कैटेगरी है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों की। ये मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोच को दर्शाते हैं। इसका सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला एग्जाम्पल है आर्टिकल 44, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो पूरे देश के लिए एक जैसे पर्सनल लॉ की बात करता है। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करना, साइंस को बढ़ावा देना, ये सब दूर की सोचने वाले विचार भी इसी में आते हैं।
अब हम आते हैं भारतीय संविधान के इतिहास के सबसे बड़े टकराव पर। एक तरफ थे फंडामेंटल राइट्स, जिनके पास कोर्ट की लीगल पावर थी, और दूसरी तरफ थे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिनके पास नैतिक शक्ति थी। तो जब भी सरकार ने समाज की भलाई के लिए कोई कानून बनाया और उससे किसी के फंडामेंटल राइट जैसे संपत्ति के अधिकार पर असर पड़ा, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। व्यक्ति का अधिकार बड़ा है या पूरे समाज का भला, कौन ऊपर है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में सुप्रीम कोर्ट को कई दशक लग गए। शुरू में 1951 के चंपाकम दोराईराजन केस में कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ही सुप्रीम हैं। फिर 1967 के गोलकनाथ केस में तो कोर्ट और भी सख्त हो गया, कहा कि फंडामेंटल राइट्स को तो संसद बदल ही नहीं सकती। लेकिन फिर आया असली गेम चेंजर, 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। और आखिर में 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने इस लड़ाई को खत्म करते हुए एक शानदार बैलेंस बनाया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक बात कही। कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। ये एक रथ के दो पहियों की तरह हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है और दोनों मिलकर ही देश को आगे ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के बीच का ये जो बैलेंस है ना, यही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो ये सब तो हो गई थ्योरी की बातें, पर सवाल ये है कि क्या ये प्रिंसिपल्स सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं या असल जिंदगी में भी इनका कोई असर हुआ है? जवाब है बिल्कुल हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन आइडियाज ने उन कानूनों को जन्म दिया जो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है शिक्षा का अधिकार। कई सालों तक आर्टिकल 45 में यह सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, एक सपना था कि सरकार बच्चों के शिक्षा के लिए प्रयास करेगी। लेकिन फिर 2002 में 86वें अमेंडमेंट के बाद इस सपने को हकीकत में बदला गया और आर्टिकल 21A जोड़कर इसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। यह दिखाता है कि इन प्रिंसिपल्स में कितनी ताकत है। और ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। आर्टिकल 40 जिसने पंचायती राज सिस्टम की नींव रखी, आर्टिकल 39D जिससे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बना, आर्टिकल 48A जिससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून आए, और तो और आर्टिकल 41 जिसने काम के अधिकार की बात की, उसी से प्रेरणा लेकर MGNRA-EGA जैसी योजना बनी। लिस्ट बहुत लंबी है। तो असली बात क्या है? ये प्रिंसिपल सिर्फ सरकार के लिए गाइडबुक नहीं है, ये हम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। हम हर 5 साल में सरकार के काम को इसी पैमाने पर तौल सकते हैं। हम पूछ सकते हैं कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपने क्या किया। ये हमें सवाल पूछने की ताकत देते हैं। लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि हर सपना पूरा नहीं हुआ है। कई प्रिंसिपल्स आज भी अधूरे हैं, जैसे आर्टिकल 44 का यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पर आज भी बहस छिड़ी हुई है, या आर्टिकल 47 में शराबबंदी की बात, और आर्टिकल 38 जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने की बात करता है, वो तो आज भी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हें लागू करना आसान नहीं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो कुल मिलाकर, जैसा कि महान संविधान एक्सपर्ट ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे संविधान की आत्मा है। ये वो आईना है जो हमें लगातार याद दिलाते हैं कि हमें जाना कहाँ है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक पॉलिटिकली फ्री देश बनाना नहीं है, बल्कि एक सोशली एंड इकोनॉमिकली जस्ट देश बनाना है। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स का विजन है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या ऐसे सिद्धांत जिनके पीछे कोर्ट की कानूनी ताकत नहीं है, क्या वो सिर्फ नैतिक दबाव के दम पर इतने बड़े और इतने विविध देश को सच में सही रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।